अगर पूरी दुनिया की हालत को एक साथ समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? शायद ये कि हम किसी एक दिन को, बस एक दिन को बहुत करीब से देखें। और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। तारीख है 16 जनवरी 2026 और इस एक दिन के जरिए हम दुनिया की पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम चलते हैं 16 जनवरी 2026, दिन है शुक्रवार। देखते हैं कि इस दिन दुनिया के अलग अलग कोनों में आखिर चल क्या रहा है। ये एक तरह का ग्लोबल टूर होगा और इसकी शुरुआत हम एक ऐसे शहर से करेंगे जहां की सड़कों पर माहौल काफी गर्म है। सबसे पहले चलते हैं ईरान की राजधानी तेहरान। यहाँ सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और उनकी मांग है बदलाव। देखिए, ये जो प्रदर्शन है ये शुरू तो एक आर्थिक संकट की वजह से हुआ था, लेकिन अब ये एक बड़ी आवाज बन चुका है। लोग पूरे सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। अब तेहरान की सड़कों से सीधे चलते हैं सत्ता के गलियारों में। यहाँ एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है। नेता लोग नए नए गठबंधन बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री 8 साल में पहली बार बीजिंग पहुंचे हैं। ये कोई छोटी मोटी विजिट नहीं है, ये एक बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा है। और फिर देखिए, एक तरफ ये बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है और दूसरी तरफ आम जिंदगी। हम उन सिस्टम्स पर कितना निर्भर करते हैं, है ना? और ये सिस्टम्स अचानक कैसे ठप पड़ सकते हैं, इसका एक उदाहरण टोक्यो में देखने को मिला। सिर्फ एक पावर कट और दुनिया की सबसे बिजी रेलवे लाइनों में से एक पूरी तरह रुक गई। उसी वक्त एक और देश है जो अपने हाल के इतिहास से दो चार हो रहा है। बात हो रही है दक्षिण कोरिया की। यहाँ एक पूर्व राष्ट्रपति को अपने किए कामों के लिए अदालत का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के इम्तिहान जैसा है। तो देखा, ईरान में प्रदर्शन, चीन में मीटिंग, जापान में ट्रेनें बंद, कोरिया में मुकदमा। ये सब अलग अलग घटनाएं लग सकती हैं, पर असल में ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। और वो तस्वीर है ग्लोबल पावर में एक बड़े फेरबदल की। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा और चीन की। आखिर कनाडा अचानक चीन के इतने करीब क्यों जा रहा है? इसकी वजह है अमेरिका। असल में अमेरिका ने कनाडा के सामान पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए थे। अब जाहिर है कनाडा अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो नए दोस्त, नए रास्ते तलाश रहा। और ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, इसके कुछ ठोस नतीजे भी निकले। बीजिंग की इस मीटिंग के बाद एक नई रणनीतिक साझेदारी का ऐलान हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चीन से 49,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी और दोनों देश एनर्जी सेक्टर में भी मिलकर काम करेंगे। लेकिन रुकिए, ये जो ग्लोबल पावर का खेल है ना, ये सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है। अब एक नया मैदान खुल रहा है, एक ऐसी जगह जो अब तक बर्फ से ढकी और शांत मानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं आर्कटिक की। तो आर्कटिक में ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी की एक रिपोर्ट बताती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ की बर्फ पिघल रही है। इससे हो ये रहा है कि जहाज़ों के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, नए रिसोर्स मिल रहे हैं। और नतीजा ये कि जो आर्कटिक कभी शांति का क्षेत्र कहलाता था, वो अब अमेरिका, रूस और चीन के बीच एक नई कंपटीशन का मैदान बन गया है। ये लाइन देखिए, आर्कटिक एक बड़े संघर्ष में एक रणनीतिक मोर्चा होने की संभावना है। बस ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। सीधी सी बात है, जिसका भी इस इलाके पर कंट्रोल होगा, उसे ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, तो इस बढ़ते कंपटीशन पर रूस का क्या कहना है? रूस की प्रतिक्रिया काफी तीखी है। मॉस्को का सीधा आरोप है कि पश्चिमी देश और नाटो जानबूझकर तनाव बढ़ा रहे हैं। वो रूस और चीन से काल्पनिक खतरों का बहाना बनाकर इस इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हुई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात। अब जरा देशों के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि अक्सर जो बाहर होता है ना, उसकी जड़ें देश के अंदरूनी मामलों से जुड़ी होती हैं। हम वापस चलते हैं सियोल, दक्षिण कोरिया। यहाँ अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। आरोप क्या था? आरोप ये था कि उन्होंने 2024 में गैर कानूनी तरीके से मार्शल लॉ लगा दिया था, मतलब सेना का शासन। इसे संविधान का उल्लंघन और सत्ता का खुला दुरुपयोग माना गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ कोर्टरूम का वो शांत माहौल और दूसरी तरफ ईरान की ये सड़कें, जहां भावनाएं उफान पे हैं।
जैसा हमने पहले बात की थी, ये विरोध शुरू तो पैसों की तंगी और आर्थिक मुद्दों को लेकर हुए थे, लेकिन अब ये सीधे सीधे सरकार के खिलाफ हो गए हैं। और इस पूरे संघर्ष की एक मानवीय कीमत भी है, जो सच में चौंकाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कार्रवाई में करीब-करीब 2000 लोग मारे जा चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस टकराव की कड़वी सच्चाई है। लेकिन हर जगह बदलाव का मतलब तनाव और टकराव नहीं होता। इन सब से बिल्कुल अलग भारत के महाराष्ट्र में भी बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक अलग तरीके से। यहाँ म्युनिसिपल इलेक्शन के वोटों की गिनती हो रही है, यानी बदलाव हो रहा है, पर स्थापित लोकतांत्रिक तरीकों से। अच्छा, ये सब जो हो रहा है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, प्रदर्शन, ये सब उन सिस्टम्स पर टिका है जिन पर हम हर रोज निर्भर करते हैं, चाहे वो हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। पर सवाल ये है कि ये सिस्टम्स आखिर कितने मजबूत हैं या कितने नाजुक हैं? इसका एक जवाब हमें टोक्यो में मिला। हुआ ये कि रात भर मेंटेनेंस का काम चला और उसके बाद जब बिजली वापस चालू की गई तो एक छोटी सी गलती हो गई, और उस एक गलती ने शहर की 2 मेन ट्रेन लाइनों को पूरी तरह से बंद कर दिया। ये दिखाता है कि हमारा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वल्नरेबल है। और इसका असर कितना बड़ा था। सोचिए, करीब 6,73,000 लोगों का दिन खराब हो गया, उनकी यात्रा रुक गई। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि आज की कनेक्टेड दुनिया में एक छोटी सी प्रॉब्लम भी कितना बड़ा असर डाल सकती है। तो एक तरफ तो टोक्यो में ये फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ, और दूसरी तरफ है वो सिस्टम जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। वहां भी काफी कुछ चल रहा है। अमेरिकी शहर बाजार तो नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महंगाई, जिसे हम कोर सीपीआई कहते हैं, वो 2021 के बाद सबसे कम है। लेकिन साथ ही सोना और बिटकॉइन जैसी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक माहौल काफी कॉम्प्लेक्स है। तो फिर इन सब अलग अलग घटनाओं को, ईरान के प्रदर्शन, चीन कनाडा डील, आर्कटिक की टेंशन, टोक्यो की ट्रेनें, इन सबको जब हम एक साथ रखते हैं तो 16 जनवरी 2026 की कहानी क्या बनती है? चलिए इन सारे डॉट्स को जोड़कर देखते हैं। इस एक दिन को देखने से हमें कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहली, दुनिया में इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बदल रही हैं और ग्लोबल ट्रेड का नक्शा भी। दूसरी, क्लाइमेट चेंज सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये नए जियोपॉलिटिकल मैदान खोल रहा है। तीसरी, कई देश अंदरूनी दबाव से जूझ रहे हैं। और चौथी, जिन मॉडर्न सिस्टम्स पर हम इतना भरोसा करते हैं वो बहुत नाजुक हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। देखिए, हर दिन दुनिया में अनगिनत चीजें होती हैं, लेकिन ये कैसे पता चले कि कौन सी खबर सिर्फ आज की हेडलाइन बनकर रह जाएगी और कौन सी घटना कल का इतिहास लिखने वाली है? सोचने वाली बात है ना?